Hello guys, welcome back you all to my YouTube channel. Myself is Kanika Chaudhary and I am here with a new lesson that is biological classification. Of course, it's little bit tough and long क्योंकि यहाँ आप बहुत सारे न्यू नेम्स पढ़ोगे. इसे थोड़ा सा लंबा भी है. इस लंबे लेसन की वजह से हमने इस लेसन को कुछ लेक्चर्स में डिवाइड किया है. लेट्स सी कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होता है. But you just be attached with the videos, complete videos they can. If you do like, so please do subscribe, comment and like and share. ठीक है, so चलिए शुरू करते हैं. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपने आप में वैसे ही काफ़ी बड़ा लेसन है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर करेंगे. ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है चीज़ों को, जनरल टर्म से बोल रही हूँ, चीज़ों को किसी बेस्ड पर सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना. ठीक है, जैसे आपने अपने कबर्ड में बुक शेल्फ में बुक्स रखी हुई हैं और ऐसे आपके भाई की या बहन की एक बुक शेल्फ है. उसमें आपने क्या देखा कि भाई या बहन की जो बुक शेल्फ है उसमें बुक्स, कॉपीज, रजिस्टर सब कुछ ऐसे कूड़े की तरह भरा हुआ है, नो मैनेजमेंट एट ऑल. ठीक है, तो यहाँ आपने अपनी अलमीरा में अपनी बुक शेल्फ में किस तरीके से रखा हुआ है, सारी बुक्स एक तरफ है, रजिस्टर्स एक तरफ है, अगर आपका पेन कलेक्शन भी वहीं पर है तो आपने वो सारा एक तरफ रखा हुआ है. ठीक है, तो आपने अपनी नीड के हिसाब से और सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के हिसाब से कि जो बुक लाइक अपीयरेंस वाली हैं वो एक साइड रख दी हैं. ठीक है, जो रजिस्टर और कॉपी लाइक अपीयरेंस वाली वो एक साइड रख दी हैं, और जो पेन और राइटिंग रिलेटेड है वो उनकी सिमिलैरिटीज़ के बिहाफ पर उनको एक तरफ रख दिया है. ठीक है, तो चीज़ों को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पर क्लासिफाई करना कहलाता है क्लासिफिकेशन, अलग अलग करना. ठीक है, अब तो आप ये कह सकते हो जब बायोलॉजिकल वर्ड साथ में जुड़ गया, यानी बायोस मीन्स होता है लिविंग, तो लिविंग फॉर्म्स को क्लासिफाई करना, लिविंग फॉर्म को कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बिहाफ पर एक दूसरे सेपरेट ग्रुप्स में रखना इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना बुक शेल्फ का. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दैट आपके पास बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉइन्स हैं. ठीक है, आपसे किसी ने कहा इन कॉइन्स को सेपरेट करो, अलग अलग ग्रुप बनाओ, इनके अलग अलग फाइल्स रेडी करो इनका. तो आपने क्या करा, सबसे पहले अब क्या करोगे, सारे कॉइन्स को बेस्ड ऑन देयर कंट्री के हिसाब से अलग अलग उनका हीप बनाना शुरू कर दोगे, अलग अलग उनको ग्रुप बनाना शुरू कर दोगे. राइट, उसके बाद अब एक कंट्री का ग्रुप ये बन गया, एक कंट्री का ग्रुप ये बन गया, एक कंट्री का ग्रुप ये बन गया. ठीक है, इस तरीके से आपके पास अलग अलग कंट्रीज़ के कॉइन्स का कलेक्शन आ गया. ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये हुआ, बट ये तो सफिशिएंट नहीं है ना. उन कॉइन्स के हीप में, उस कॉइन्स के कलेक्शन में भी तो अलग अलग कॉइन होंगे. जैसे मैं अगर अपने इंडिया की करेंसी की बात करूं तो जो हमने कॉइन्स लिया है उसमें 1 रुपये का कॉइन भी हो सकता है, 50 पैसे का कॉइन भी हो सकता है, 10 रुपये का कॉइन भी हो सकता है, 5 रुपये का कॉइन भी हो सकता है. मीन्स अलग अलग डिनोमिनेशंस वाले हो सकते हैं. तो उस केस में आप क्या करोगे, तो पहले तो आपने कंट्री वाइज उनको क्लासीफाई किया है. ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा आप डिनोमिनेशन वाइज उनको सेपरेट करोगे. तो सिर्फ जैसे मैं अपने ही देश की बात करती हूँ तो आपने 10 का कॉइन अलग, जितने भी 10 के कॉइन्स है वो सबका हीप एक अलग बना दिया, 5 के कॉइन्स का हीप एक अलग बना दिया. इसी तरीके से जो जो डिनोमिनेशन वाले हैं आपने उन सब के हीप्स प्रिपेयर कर दिए. ठीक है, ये हो गया. अब सपोज आपके पास 10 के कॉइन्स का एक हीप निकल कर आया. अब आप क्या करोगे, उस 10 के कॉइन्स में से फिर से क्लासीफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर ईयर, जिस ईयर वो कॉइन बना है. राइट, 2001 में बना, 2 में बना, 3 में बना. अब आपने उन कॉइन्स को फिर से दोबारा क्लासीफाई कर दिया. राइट, तो आपके पास एक कलेक्शन निकल कर आ गया. अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2005 का 10 का कॉइन निकाल कर दो, फटाफट से बिना सोचे मुझे वो कॉइन निकाल कर दे दोगे, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी सेपरेट कर दिया है, ऑलरेडी क्लासीफाई कर दिया. तो ये आपके लिए भी ईजी हो गया और मेरे लिए भी कन्वीनियंट हो गया कि जो चीज़ मुझे चाहिए फटाफट से मुझे वो चीज़ मिल जाएगी. अंडरस्टूड? Clear? So what is the need of classification? The need of classification is to make
आवर लाइफ ईजियर। ठीक है, हमारी लाइफ को ईजी बनाने में इस क्लासिफिकेशन का बड़ा स्पेसिफिक रोल है। अब आ जाता है नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑफ कोर्स इतने बड़ी अर्थ के ऊपर इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, उन सभी लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानना और उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी चैम्बर में स्टोर करके रखना, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ लाइफ फॉर्म्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी किसी एक लाइफ फॉर्म जो स्पेसिफिक लाइफ फॉर्म है, बहुत कॉमन मिलने वाली लाइफ फॉर्म है, भले वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव उसको बना लेते हैं कि पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म है, ये इस तरीके के इन्वायरमेंट में, इस तरह की जगह में, इस तरीके की सॉइल में या वाटर में ऐसी जगह मिलती है और इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं। ठीक है, तो आपने एक पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म को एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अब आगे जो भी आपको लाइफ फॉर्म्स आएंगे आप उसी से कंपेयर करोगे और उसके बारे में ज़्यादा न्यू लाइफ फॉर्म के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। अल्टीमेटली हमें क्या एडवांटेज हो रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से? हमें एडवांटेज हो रहा है ये हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बना रहा है, राइट? ये हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बना रहा है, इजीली हमें चीज़ें मिल रही हैं, समझ आ रही हैं। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है, हम आसानी से डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट है, कंपैरिजन करके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पर, राइट? और इसके थ्रू हम कम ऑर्गेनिजम्स या कम लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़कर भी उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके की लाइफ फॉर्म्स अब से पहले हो चुकी हैं, किन के ऊपर अभी स्टडी चल रही है और क्या हो सकती है, राइट? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिल रही है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई द लाइफ फॉर्म्स. That's why several taxonomists, several scientists did this, okay, and got the achievement. उनको अपनी पूरी लाइफ लग गई इस टाइप की क्लासिफिकेशन में। बहुतों को उस समय कोई रिकॉग्निशन मिला ही नहीं, बट एज अ टाइम पासेस ऑन वो मर भी गए। उसके बाद बहुत समय बाद बहुत से ऐसे टैक्सोनॉमिस्ट रहे थे, ऐसे साइंटिस्ट रहे थे जिनको बाद में आके उनके काम के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिला, तब जाकर उनको कोई ना कोई अवार्ड या प्राइज मिला। अंडरस्टूड? तो समझ सकते हो कितनी बड़ी चीज़ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नॉर्मली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? जिससे से ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके। बहुत बड़ी चीज़ फाइलोजेनी के बारे में पता करने के लिए। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है इवोल्यूशन। भाई अगर हम अपने कॉमन बात बोले तो हम ये बोलेंगे ऑफ कोर्स कोई भी लाइफ फॉर्म है, या मैं सभी लाइफ फॉर्म्स के बारे में बात करूँ तो कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। सबसे पहले कुछ तो आया होगा पृथ्वी पर, कुछ तो बना होगा, जिसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आते गए, इवोल्यूशन होता गया, और उन इवोल्यूशंस के बाद इतने सारे लिविंग फॉर्म्स हमें नज़र आते हैं, डाइवर्सिटी नज़र आती है हमें, बायोडाइवर्सिटी नज़र आती है। तो कभी तो कोई रहा होगा बिगनर, उसके बाद ही तो ये काम हुआ होगा। तो इन सब के बारे में, इस फाइलोजेनी के बारे में जानने के लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीडेड है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो मेन बात आ जाती है वो ये है कि बहुत समय पहले से बहुत से साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है। समझ रहे हो? बहुत से साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात कही, अपने अपने तरीके से कही है। बट एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट जिन्होंने साइंटिफिक अटैम्प्ट किया, यानी साइंटिफिकली सोचा, राइट? एरिस्टोटल, ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल से पहले कोई नहीं रहा हो। एरिस्टोटल से पहले भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए गए थे अलग अलग लोगों के थ्रू, बट वो सारे किस चीज़ पर बेस्ड थे? वो सारे बेस्ड थे ऑन द यूज़। जो चीज़ हमारे यूज़ का है
यानी हम कपड़े पहनते हैं तो उनको क्लासिफाई कर दिया एज अ कपड़ा, एज अ क्लोथ। खाने की चीज़ है तो उसको एज अ क्लासिफाई कर दिया फूड। ठीक है, रहने की चीज़ है तो उसको क्लासिफाई कर दिया एज अ शेल्टर। तो एरिस्टोटल से पहले जो भी आए उन्होंने बेसिस ऑन द यूज़ क्लासिफिकेशन दिए, तो जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। बट ऑफ कोर्स इस बात को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, समय के हिसाब से हर चीज़ बहुत सही होती है कि कम से कम किसी ने शुरुआत तो की, राइट। शुरुआत करना इज़ द मेजर स्टेप। हर किसी की बस की बात नहीं है शुरू करना किसी चीज़ को। एक बार शुरू करो उसके बाद चलती तो रहती है फिर। ठीक है, तो एरिस्टोटल थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, साइंटिफिकली सोचा। उन्होंने क्या करा कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, टोटल के टोटल लिविंग वर्ल्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को उन्होंने बोला प्लांट और एक पार्ट को उन्होंने बोल दिया एनिमल। ठीक है, कैसे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया? बेस्ड ऑन हैबिट, क्यों दिखते कैसे हैं, राइट। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था किस पर बेस्ड था? हाउ दे लुक, दिखने के ऊपर। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। प्लांट्स को फर्दर उन्होंने डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, राइट, बहुत ज़्यादा छोटे थे, स्मॉल इन साइज। ठीक है, ग्रीन ही थे, यानी इनके जो स्टेम होती थी वो कैसी होती थी? ग्रीन होती थी। इनकी स्टेम होती थी ग्रीन, बहुत टेंडर सी, बहुत नाजुक सी स्टेम, राइट। श्रब्स जिनके जो थोड़े से मीडियम हाइट के पहुँचे, और मीडियम के हाइट के पहुँचने के बाद इनकी हाइट हुई मीडियम, और इनकी जो स्टेम होने लगी थोड़ी सी थिक, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और ब्राउनिश कलर की नज़र आई। ठीक है, उसके बाद आए ट्रीज। इसके बाद कौन है? ट्रीज। ट्रीज बहुत ज़्यादा टॉल, बहुत ज़्यादा लंबे, और इनकी जो स्टेम थी अब उसको क्या कहा जाने लगा? उसको कहा जाने लगा ट्रंक, जिसमें बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो हो गई स्मॉल ग्रीन वाली हर्ब्स, एक हो गई श्रब्स जो मीडियम होती है और ब्राउनिश कलर की इसकी स्टेम होती है। थर्ड होते हैं टॉल, और जिनकी स्टेम को हमने क्या बोलते हैं, उसका साइज बढ़ गया तो उसको हमने बोल दिया ट्रंक, और इनको कहा गया ट्रीज, राइट। सेकेंडली उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया इनीमा में और एनीमा में। साइंस में ई मतलब होता है ट्रू और ए मतलब होता है विदाउट, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक वो हो गए इनीमा, जिनके अंदर आरबीसीज होती थी, जिनके अंदर रेड ब्लड होता था, राइट। एनीमा उनको कहा गया जिनके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं थी, यानी इनीमा में वो आए कि अगर इनको कोई कट लग जाता है तो इनमें से जो ब्लड निकलेगा वो रेड होगा, और एनीमा वो कंसीडर किए गए कि अगर इनमें कोई कट लगाया जाए तो इनसे निकलने वाले के ब्लड का कलर कोई भी हो बट रेड नहीं होगा, बिकॉज दे डोंट हैव आरबीसीज। अंडरस्टूड। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन काफ़ी बेसिक था आज के समय से अगर हम देखें, बट इट वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय किसी ने कुछ अलग हटके सोचा, राइट। इसीलिए एरिस्टोटल को क्रेडिट मिला था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, राइट। कैरोलस लिनियस का नाम काफ़ी फेमस रहा है, और वो फेमस क्यों रहा है? क्योंकि कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें समझाई थी, राइट। और भी कुछ चीज़ें कैरोलस लिनियस ने समझाई थी, जैसे इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि जो भी लिविंग फॉर्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर एक लिविंग फॉर्म का एक नाम होता है, उस नाम के 2 पार्ट होंगे, ठीक है। और वो जो 2 पार्ट होंगे वो 2 पार्ट कौन कौन से होंगे? एक पार्ट तो कहलाएगा जीनस और एक पार्ट कहलाएगा स्पीशीज, ठीक है। जो भी लिविंग फॉर्म हो उस लिविंग फॉर्म का कोई ना कोई नाम होगा,
ठीक है, उसका नाम जो होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक होगा जीनस, एक होगा स्पीशीज। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? कैरलस लिनियस ने। कैरलस लिनियस ने बोला था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अराउंड 5900 स्पीशीज, इन्होंने अराउंड 5900 स्पीशीज को स्टडी किया था, डिस्क्राइब किया था प्लांट्स की 5900 स्पीशीज को स्टडी और डिस्क्राइब किया था अपनी बुक में, जिस बुक को नाम दिया गया था स्पीशीज प्लेंटेरम। स्पीशीज प्लेंटेरम, राइट। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या बताया? इस बुक के अंदर इन्होंने 5900 स्पीशीज जिसके बारे में इन्होंने पूरी स्टडी की थी, उन 5900 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन कब आया था? दिस इज ऑल्सो अ मेजर पॉइंट, राइट। ये डिस्क्रिप्शन कब आया था? ये डिस्क्रिप्शन कब आया था? ये डिस्क्रिप्शन आया था इन 1753, राइट। और 1753 के बाद भी इन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया, उसके बाद भी काम करते रहे, और उसके बाद काम करते रहे तो 1758 में, यानी ठीक कितने साल बाद? 5 साल बाद इनकी एक और बुक आई जिसमें इन्होंने 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, उनके बारे में बताया। और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे। इसीलिए कैरलस लिनियस काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। एरिस्टोटल ने शुरुआत कर दी थी साइंटिफिकली सोचने की, पर उस साइंटिफिक सोच को आगे लेकर जाना था, कुछ नई बातें करनी थी, इसीलिए कैरलस लिनियस आए। कैरलस लिनियस ने और क्या बताया? कैरलस लिनियस ने बोला कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहली बात तो किंगडम वर्ड ही इन्होंने दिया। इनसे पहले जो एरिस्टोटल थे उन्होंने किंगडम वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ क्या बात बोली थी? उन्होंने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक को प्लांट बोल दो, एक को एनिमल बोल दो। बट ही वॉज द सोल वन, ठीक है। कैरलस लिनियस अकेले बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले किंगडम वर्ड यूज़ किया, ठीक है, सबसे पहले किंगडम वर्ड यूज़ किया, और उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, राइट। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने के साथ साथ 2 बुक्स उनकी पब्लिश हुई, एक 1753 में और एक 1758 में। 1753 में स्पीशीज प्लेंटेरम आई जिसमें उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था, और 1758 में सिस्टमा नेचुरे आई जिसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या बोला? उन्होंने बोला भाई हम प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम सिर्फ जिसको देखते हैं, ज़रूरी नहीं देखकर हमें सारी फीचर्स पता लग सकें, हम एक न्यू क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। वो ये है कि हम पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को प्लेंटी और एनिमेलिया 2 किंगडम्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स ली, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लिए, जिन कैरेक्टर्स के बेस पर ही पूरा का पूरा किंगडम डिपेंडेंट था। रफ आइडिया देते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली? सेल वॉल, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इरिटेबिलिटी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आप प्लांट और एनिमेलिया में इन्होंने क्या कहा? प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, बस खत्म कहानी। ये इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था। यानी प्लांटी कौन है? प्लांटी किंगडम में वो सभी आएंगे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जिनमें एब्सेंट होती है वो सारे एनिमेलिया में। कंट्रैक्टिबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्लांटी किंगडम में नहीं होगी, यानी जो भी स्पीशीज प्लांटी किंगडम में आएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं, दे कैन नॉट चेंज देयर फॉर्म,
राइट। एनिमेलिया कर सकता है, दुबले हो गए, मोटे हो गए, राइट। लोकोमोशन, चलना, राइट। प्लांटी किंगडम के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, जितने भी लाइफ फॉर्म्स होंगे, बेसिकली वो रिजिड होंगे, रूटेड होंगे, तो वहीं सरफेस पर ही सॉइल की कनेक्टिविटी में रहेंगे, इसलिए दे डू नॉट शो लोकोमोशन, एनिमल्स डू शो, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने नहीं बोला ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ और सम अदर, इन्होंने बोला खाते हैं नहीं खाते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटी में ये उल्टा हो गया है, प्लांटी में क्या आ जाएगा, प्लांटी में आएगा डू नॉट ईट, राइट। प्लांटी में कौन सा आ जाएगा, प्लांटी में आ जाएगा डू नॉट ईट, कि प्लांट्स खाना नहीं खाते हैं, ओके। प्लांट्स खाना नहीं खाते हैं, तो प्लांट्स के केस में क्या हो जाएगा, डू नॉट ईट, डू नॉट ईट और ईट, एनिमल्स खाना खाते हैं, कहानी खत्म, राइट। फिर आ इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी को हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस भी बोलते हैं। स्टिमुलस का मतलब है कोई भी आउटर सराउंडिंग में जो हमें किसी भी तरीके से पोक कर सके, राइट। जैसे किसी गर्म बर्तन पे हाथ लग जाता है, फटाफट से हाथ हटाते हो ना, तो वो जो आपने हाथ लगाया गरम, वो गरम क्या है, स्टिमुलस है, गरम बर्तन, आपने जो हाथ हटाया, दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स, राइट। तो इसी को हम इरिटेबिलिटी भी बोलते हैं। प्लांट्स इरिटेबल होते हैं, आपने सुना होगा मिमोसा प्यूडिका प्लांट है, छुई मुई जिसको बोलते हैं, हाथ लगाओ तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये कहेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो होते हैं उनके अंदर रिस्पॉन्स होता है, इरिटेबल होते हैं, वो किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, बट उनका रिस्पॉन्स जो होता है बहुत स्लो होता है। इंस्टेड ऑफ दिस एनिमल्स, बोला ना क्लास में कुछ गड़बड़ हुई, दोस्त से झगड़ा हो गया, उसने मुक्का मार दिया फेस पर, राइट, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा आया, फास्ट, या तो आप उसे घूर के देखोगे या पलट के मार दोगे, ठीक है, या हो सकता है चुपचाप वहां से निकल जाओ, ठीक। तो जो भी होगा आपका ये रिस्पॉन्स जो होगा ये काफी फास्ट होगा। दिस वाज ऑल अबाउट इन शॉर्ट, ब्रीफ में है जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कहा गया। अब इसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में पढ़ते हैं। यस, पहला पॉइंट आ जाता है फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। आपने क्या ऐसा देखा कभी कि एक पेड़ है आपके पड़ोस में गई, आज से बड़ा लंबा सा, बड़ा फैला फैला सा नज़र आ रहा है, अगले दिन आप वहाँ पहुँचे, आप उसे देखते हो तो आपको बड़ा छोटू सा नज़र आएगा, छोटी छोटी पत्तियाँ, हो सकता है उसमें पत्तियाँ ना भी हो। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तो प्लांटी किंगडम में जितने भी आते हैं उनका फॉर्म और साइज जनरली वेरिएबल होता है, ठीक है। आज पत्तियाँ आई हैं सुबह सुबह नई नई, अभी वो छोटी सी हैं, थोड़े समय बाद जैसे दिन बढ़ता जाएगा उन पत्तियों का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल ब्रांच जो है वो नई नई निकले तो बहुत पतली सी है, धीरे धीरे करके वो ब्रांच भी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। पेड़ बढ़ता जा रहा है तो उसका ट्रंक भी बढ़ता जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म एंड साइज। तो इनके अंदर, प्लांटी के अंदर जो फॉर्म और साइज होता है नॉर्मली वेरिएबल होता है, बट ये एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमिट्री का मतलब क्या है? सिमिट्री का मतलब है कि अगर हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, अगर एज्यूम करके चलना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी को बिल्कुल हाफ से वर्टिकली डिवाइड करें तो जितने पार्ट्स इधर हैं उतने पार्ट्स इधर निकलेंगे, इक्वल पोजीशन पे निकलेंगे, इक्वल पार्ट्स निकलेंगे। तो जब किसी भी चीज़ को हाफ में डिवाइड करते हो, दोनों हाफ साइड एक दूसरे की कॉपी हो, मिरर इमेजेस हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिमिट्री, ठीक है। तो इसी केस में, पर प्लांट्स के केस में तो नहीं है ना। प्लांट्स में कोई प्लांट, आपके घर में तुलसी का प्लांट है, आप उसको वर्टिकली डिवाइड करते हो तो हो सकता है इधर ब्रांचेस ज़्यादा हो, इधर पत्तियाँ ज़्यादा हो, इधर पत्तियाँ कम हो, इधर ब्रांचेस कम हो। तो इसी भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये असिमेट्रिकल होते हैं। ऑन द अदर साइड, एनिमल्स का फॉर्म और साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, 5 फुट 10 इंच के हो गए, बस इनफ, इससे ज़्यादा आपका नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। बढ़ेगा भी थोड़ा बहुत इंच हो सकता है ऊपर, अदरवाइज नहीं होगा। सिमेट्रिकल होती है, अभी मैंने आपको बात बोली कि हाफ डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड इक्वल आएंगी, ठीक है। मूवमेंट, प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं बट वेरी स्लो, उनकी पत्तियां हिलती हैं ना, तो उनका मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। क्यों होता है स्लो? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग मसल्स, मसल्स ही तो मूवमेंट कराती हैं, राइट। दूसरी साइड रैपिड मूवमेंट, हमारे अंदर तो मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तेजी के साथ हमने हाथ हिला दिया,
राइट, दिस इज द मूवमेंट। बहुत जोर से हम बहुत तेज स्पीड के साथ अपनी गर्दन को रोटेट कर सकते हैं, राइट। सो हमारे अंदर रैपिड मूवमेंट होता है एनिमेलिया के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, चलना, पोजीशन बदलना, ठीक है। प्लांट्स तो रूटेड होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो ये नॉर्मली लोकोमोशन नहीं करते हैं, जबकि एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी आते हैं वो ऑलमोस्ट सभी लोकोमोशन करते हैं अपनी नेसेसिटीज़ को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। कभी खाने के लिए मूवमेंट करना है, कभी काम के लिए मूवमेंट करना है, सॉरी लोकोमोशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर, प्लांटी किंगडम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो ग्रोइंग पॉइंट्स पर होती है, यानी कि बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल पार्ट पर होता है, टॉप पर होता है, वहीं पर तो आपने देखा भी होगा कोई भी प्लांट है उसके डेली आप सुबह को देखोगे उसके टॉप पर न्यू न्यू लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं, तो जहाँ से वो लीव्स जनरेट हो रही हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो वो ग्रोइंग पॉइंट है उस प्लांट का, राइट। तो प्लांट का या प्लांट किंगडम में जो भी प्लांट्स की आप स्टडी कर रहे हो उनके ग्रोइंग पॉइंट्स पर ही ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड होती है। जब तक प्लांट सर्वाइव करेगा तब तक उनमें ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। और न्यू ऑर्गन्स इनके बनते रहते हैं, प्लांट बढ़ता रहेगा तो भाई उसके पार्ट्स भी बढ़ते रहेंगे, ऑब्वियस है ना। उसके बाद आ जाता है एनिमेलिया किंगडम। इनमें क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से इनमें ग्रोथ होती है कि हाथ इतने लंबे होंगे, टांगे इतनी लंबी होंगी, गर्दन इतनी लंबी होगी, तो इनमें प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से ग्रोथ होती है। ये लिमिटेड होती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ होगी। आप 25-30 साल के हो गए हो, इससे ज़्यादा आप में ग्रोथ नहीं होगी। आपको जितना लंबा होना था आप हो चुके, आपके बॉडी पार्ट्स को जितना लंबा होना था वो हो चुके, राइट। इसमें एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स होता है बट न्यू ऑर्गन्स नहीं बनते। जन्म के समय जो ऑर्गन्स बन गए आपकी बॉडी में सो बन गए, उसके बाद उन ऑर्गन्स में सिर्फ ग्रोथ होगी, वो ऑर्गन्स बढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 किडनी है 2 से 4 हो जाएंगी, एक हार्ट है 1 से 2 हो जाएगा, नो। जो ऑर्गन बन गए सो बन गए, बस अब ये होगा कि उनका साइज एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं, बन रही हैं, टूट रही हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस मेक्स अप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, राइट। तो हमारे मेटाबॉलिज्म में 4 मेजर पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं, यहाँ मैंने ऑटोट्रॉफिक लिखा है, बट अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज़ करूँ तो यहाँ पर कैरलस लिनियस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा था इनका कि इन्होंने ऑटोट्रॉफ वर्ड यूज नहीं किया था। इंस्टेड ऑफ ऑटोट्रॉफ इन्होंने क्या, होलोफाइटिक ये वर्ड यूज किया था। क्या वर्ड यूज किया, होलोफाइटिक। इन्होंने ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ ऐसा कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन नहीं समझाया था, राइट। तो इन्होंने क्या बोला, जो न्यूट्रिशन होता है प्लांटी किंगडम के अंदर वो नॉर्मली क्या होता है, होलोफाइटिक होता है, पूरा का पूरा अपने आप ही बना रहे हैं और अपने आप ही ले रहे हैं, ठीक है। कुछ सेप्रोट्रॉफ्स भी होते थे जो दूसरों पर डिपेंड करते थे। एनिमेलिया किंगडम में होलोजोइक होता है, सीधा फूड को निगल लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास माउथ होता है। कुछ सेप्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। कीप दिस इन माइंड, ऑटोट्रॉफ्स यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए, बट एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्ट ऑटोट्रॉफ वर्ड यूज नहीं हुआ था, ठीक है। उसके कंपैरिजन में यूज़ किया गया, सिमिलराइज फॉर्म में यूज़ किया गया था कि हाँ वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, कैसे भी बनाओ, राइट। रेस्पिरेशन, जितने भी प्लांट किंगडम के हैं मोस्टली सब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, ये लगातार चलता रहता है 24/7, ठीक है। जबकि एनिमेलिया किंगडम के अंदर ये भी वही है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं फॉर द होल पीरियड ऑफ अ टाइम, दैट इज 24/7, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ऑल द मेंबर्स, मैक्सिमम ऑल द मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट दिस हैपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, द वे बाय विच दे प्रिपेयर देयर फूड, ओके। बट एनिमेलिया किंगडम के अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसकी जगह वो क्या करते हैं, कार्बन एसिमिलेशन करते हैं। कार्बन एसिमिलेशन का मतलब है जो भी फूड इन्होंने लिया है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से जो भी फूड उन्होंने लिया है उसी फूड को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं टू परफॉर्म देयर
टास्क, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है, क्योंकि जो प्लांट किंगडम के मेंबर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, बेसिकली वो पैसिव होते हैं, पैसिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको एक्टिविटी कोई खास नहीं करनी, ऐसे नहीं कहीं टहलने जा रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, तो नॉर्मली पैसिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो बनता है वो भी बहुत थोड़ा सा बनता है। इसी की वजह से बहुत थोड़ा सा वेस्ट बन रहा है, इसी की वजह से इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ओके। जबकि एनिमेलिया किंगडम के अंदर क्योंकि सिस्टम काफ़ी छोटे से बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनना शुरू हो जाता है ज़्यादा, एज दे आर एक्टिव मेंबर्स, एज दे आर एक्टिव ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए उस वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का होना भी ज़रूरी है, इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट हमारा सेल वॉल। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कैरोलस लिनियस के बारे में कि इन्होंने क्या कहा, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो इन्होंने कहा प्लांटी किंगडम के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, राइट। फिर बोला इरिटेबिलिटी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, राइट। इन्होंने कहा ये स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को बिकॉज दे डोंट हैव मसल्स, राइट। कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता इनके अंदर, इसीलिए इनके अंदर कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए इनका स्टिमुलस रिस्पॉन्स बहुत वीक होता है। जबकि एनिमेलिया किंगडम के अंदर स्टिमुलस रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट, इट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करते नहीं करते, राइट। तो अगर हम स्पेसिफिकली पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि भाई जो प्लांटी किंगडम के मेंबर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बट दे डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर एयर एंड वाटर। और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे साइड से एनिमल्स निकल के जा रहे हैं तो प्लांट से टच हो गए तो उनके थ्रू भी उनके जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, गेमीट्स होते हैं, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में एक्सटर्नल एजेंसीज पर डिपेंड करते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा कॉमन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बट एनिमेलिया किंगडम के अंदर एक्सटर्नल एजेंसीज पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये तो इनके अंदर ही चलता रहता सिस्टम, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमेलिया किंगडम के अंदर किसी भी टाइप के एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लोअर एनिमल्स में, एनिमेलिया किंगडम के लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली देखा गया है, हायर्स में नहीं। हायर जो है नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व फूड। प्लांट्स में रिजर्व फूड जनरली होता है स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ हो, किसी ने कोई नया काम कर दिया, हमारी आदत है उसमें कमियां निकालने की, राइट। उसी तरीके से कैरोलस लिनियस का जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें भी कमियां निकाली गई, राइट। और वो कमियां क्या थी, उन कमियों को कहा गया शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स, ओके। अब ड्रॉबैक्स में क्या आया, पहला डिफरेंस तो यही था भाई, इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बारे में कोई एक्सेप्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। इन्होंने क्या करा, चाहे प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम 2 दिए, उनमें प्लांटी की अगर बात करें उसमें यूनिसेलुलर भी भर दिए, उसमें मल्टी सेलुलर भी भर दिए, एज एनिमेलिया में हो गया। कम से कम यूनिसेलुलर्स के लिए और मल्टी सेलुलर्स के लिए सेपरेट कुछ सोचना चाहिए था, राइट। तो इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बारे में कोई भी बात नहीं की। सेकेंड, इन्होंने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में भी कोई खास नहीं बताया, कोई जनरली डिफरेंस नहीं समझाया था, ऐसे ही बस चलते जा रहे हैं। फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, मीन्स प्रोकैरियोट्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, जिनका न्यूक्लियस ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में सेल में पड़ा रहता है। यूकैरियोट जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, प्रॉपरली मैनेज न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में कुछ नहीं समझाया। ये इनकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग बन गई और इनको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट नहीं बोलेंगे, मतलब उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसको मिल नहीं पाया, बट उस समय भी ये काफ़ी लंबे समय तक एक्सेप्टेड रहा था। इसमें जो कमियां निकाली गई वो तो बहुत बाद में निकाली गई, समझे। इसका एक और ड्रॉबैक ये भी रहा था
के बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्लांट जैसी और एनिमल जैसी दोनों के जैसी सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। लाइक लाइकन्स, ठीक है, क्योंकि लाइकन किसी टाइप का पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तो एसोसिएशन है। दो ऑर्गेनिज्म, दो लाइफ फॉर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में है, ठीक है, दिस इज द एसोसिएशन। तो इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, राइट। तो इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो हायर एनिमल्स में तो एक तरीके से सही था, एक्सेप्टेबल था, क्योंकि बड़ों को तो बाहर से देखने में उनका डिफरेंसेस पहले ही समझ आ जाते हैं। इंटरनली या लोअर फॉर्म्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन करना इज़ द बिग डील, इसीलिए इसको भी उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया, राइट। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने किसी एवोल्यूशन के बारे में बात नहीं की। किससे बनी लाइफ फॉर्म्स, कैसी थी और अब कैसी हैं, क्या आगे भी कोई चेंजेस होंगे, इस तरीके से इन्होंने एवोल्यूशन के बारे में कोई भी बात नहीं की। इसीलिए भाई इनके सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के लिए और लोग भी आए। फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। अर्नस्ट हैकेल ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को थ्री किंगडम्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो प्लांटर एनिमेलिया, तो कैरोलस सर दे चुके हैं, एक और बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटिस्टा। तो प्लांटी में सारे प्लांट वाली फीचर वाले आ जाएंगे, एनिमेलिया में सारे वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो एनिमल जैसी फीचर शो करते हैं, बट प्रोटिस्टा में आप उन सबको डाल दो जो आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। उस समय ऐसे भी थे ना जो ना तो पूरी तरीके से प्लांट कंसीडर कर सकते थे, जिनको ना पूरी तरीके से एनिमल कंसीडर कर सकते थे। तो ऐसों को जिनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी उनको रख दिया प्रोटिस्टा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, ये भी चला जब तक चला, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कोपलैंड ने। इन्होंने कहा नहीं भाई, ये जो प्रोटिस्टा है इसमें कुछ तो ऐसा है जिसको हम एक सेपरेट किंगडम में रख सकते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें एनिमेलिया था ही, प्लांटी था ही, प्रोटिस्टा पहले से ही था, एक और जोड़ दिया जो किस में से निकल कर आया, प्रोटिस्टा में से, और उसको नाम दिया मोनेरा। मोनेरा का मतलब ही होता है सिंगल, राइट। तो मोनेरा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो यूनिसेल्युलर थे और प्रोकैरियोट थे। तो यानी इस प्रोटिस्टा में से एक ऐसा ग्रुप निकला जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट वाला था। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ नया निकल कर आया। वो फिर अब नेक्स्ट आ जाता है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वाइडली एक्सेप्टेड और अब तक चल रहा है, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था, जिनको रॉबर्ट H. व्हिटेकर बोला जाता था, जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया 1969 में, ठीक है। और इनका जो सिस्टम था वो इसलिए ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इन्होंने फाइलो जेनेटिक रिलेशनशिप को समझाया था। क्या समझाया था इन्होंने? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन क्या है, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, जो लाइफ फॉर्म्स अब हैं वो पहले कैसी थी, किनसे बनी, ये सारी बातें किसने समझाई? ये सारी बातें समझाई रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। इसीलिए इस फाइलोजेनी वर्ड की वजह से, इस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की वजह से इनका सिस्टम आज भी एक्सेप्टेड है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं सबसे पहले उनको कुछ फीचर्स के बिहाफ पर क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहली फीचर हुई सेल टाइप, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को सेल टाइप के बिहाफ पर दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एक प्रोकैरियोट सेल, एक यूकैरियोट सेल, राइट। प्रोकैरियोट सेल वो जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल ऐसी सेल में कोने में पड़ा रहता है, ठीक है। उसको प्रोकैरियोटिक सेल या प्रिमिटिव सेल भी बोला जाता है। प्रोकैरियोट में आ गया मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोट में फिर उन्होंने कहा यूकैरियोट में तो बड़ी डाइवर्सिटी है, तो इस यूकैरियोट को भी उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक को यूनिसेलुलर ग्रुप कहा, एक को मल्टी सेलुलर ग्रुप कहा।
यूनिसेलुलर में आ गया प्रोटिस्टा, जिसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे बट वो यूकैरियोट थे, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, अब हम मल्टीसेलुलर को क्लासिफाई कर देते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। एक वो जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है पर वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, कौन है ऐसे? एनिमेलिया। कौन? एनिमेलिया, राइट। एक वो जिनके पास सेल वॉल है पर वो ऑटोट्रॉफ्स है, कौन? प्लैंटी, राइट। एक वो जो कि सेल वॉल भी है पर हेटरोट्रॉफ है, इट इज फंगी। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो अल्टीमेटली ये जो विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम से हमें क्या चीज़ समझ आई कि सबसे पहले मोनरन्स आए होंगे लाइफ में, ठीक है। अर्थ के ऊपर सबसे पहले मोनरा आए, मोनरा में कुछ इवोल्यूशन हुआ तो उनके थ्रू एक और ग्रुप निकला, एक और किंगडम निकला जो कि प्रोटिस्टा कहलाया। फिर इसने इवोल्यूशन किया, इसके इवोल्यूशन के बाद और क्या क्या बने होंगे? फंगी बने होंगे, एनिमेलिया बने होंगे, प्लैंटी। मीन्स ये टोटल जो स्टोरी है वो टोटल स्टोरी किसकी है? इवोल्यूशन, राइट। ये टोटल स्टोरी है इवोल्यूशन। रॉबर्ट विटेकर ने भी कुछ बेसिस के ऊपर अपनी बात कही थी। ये टेबल ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, ठीक है। तो बेटर कि उसको एक बार आप रिव्यू कर लेना, ये मैंने रफली अपने हिसाब से बनाई है, राइट। तो उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात की थी, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन CCNBM, इसके ऊपर उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि सेल टाइप के बेस पर, उन्होंने कहा सेल टाइप के बेस पर कि जो मोनेरा है उस मोनेरा किंगडम में सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं। प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट, फंजी यूकैरियोटिक, प्लैंटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। मीन्स मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे के चारों यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल बाय प्रोकैरियोट है, जस्ट आई टोल्ड यू। प्रोकैरियोट मीन्स जिसमें सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, राइट। तो सेल वॉल जो होती है नॉर्मली तो ये नॉन सेल्यूलोजिक होती है, यानी पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड के मिलने से इनकी सेल वॉल बनती है मोनेरेंस की। उस समय तक पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में आपसे जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन मैंने हाईलाइट करके लिखा है कि आपको अभी तक पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन बताया, उसके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। तो मोनेरेंस की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। प्रोटिस्ट में सब में सेल वॉल नहीं होती है, कुछ में होती है, और जिनमें होती है तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद है फंगी। फंगी के अंदर क्या है? फंगी के अंदर ये है कि फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किस तरीके की होती है? फंगस की सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ काइटिन। प्लांटी में सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, तो एब्सेंट। प्लांटी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लांट और एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फंगी के अंदर भी प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, बट मोनेरेंस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस एज इट इज सेल में पड़ा रहता है, राइट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरेंस की बॉडी सेलुलर होती है, एक ही सेल से मिलकर बनी हुई है बेसिकली। प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं, बट फंगस जो होते हैं फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, बट उनकी सेल्स लूज टिश्यू की फॉर्म में रहती हैं, मीन्स कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं बनाती है, ठीक है। प्लांटी में टिश्यू भी बनता है, ऑर्गन भी बनता है। एनिमेलिया में टिश्यू भी बनता है, ऑर्गन भी बनता है, ऑर्गन सिस्टम, यानी कॉम्प्लेक्सिटी इधर से लेकर इधर तक उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आती है, राइट। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी मोनेरेंस हैं नॉर्मली वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक मोड हो सकता है, यानी केमिकल्स से अपना फूड बनाना, केमिकल्स को ट्रांसफॉर्म करके, राइट। फोटोसिंथेटिक लाइट से अपना फूड बनाना।
कुछ मोनोरल्स हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, वो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक नेचर यूज करते हैं, राइट। प्रोटिस्टेंस जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जनरली फोटोसिंथेटिक होते हैं, और कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक मोड में भी वो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ही शो करते हैं। यू कैन गेट द एग्जांपल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, मशरूम्स, ठीक है। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक वे से अपना फूड प्रिपेयर करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक होता है, होलोजोइक मोड यूज करता है, यानी फूड को निगलना, बिकॉज एनिमेलिया किंगडम हैज माउथ टू परफॉर्म होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक भी होते हैं और बहुत से टाइप के और भी इसी में मिल जाएंगे। बट इसमें हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मोनेरा में मिलेगी। कीमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, सैप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है, मीन्स वेरिएशन कैसे भी मिले, बस खाना मिले, टूट पड़ोस खाने के ऊपर, किसी स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द मोनरल्स। इसीलिए यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। सो व्हिटेकर सिस्टम जो है किस चीज़ पर बेस हुआ? व्हिटेकर सिस्टम बेस्ड हुआ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के ऊपर। उन्होंने बताया कि दो तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है और यूकैरियोटिक सेल हो सकती है। फिर उन्होंने बोला दो टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है। कभी तो यूनिसेलुलर रहे होंगे, बाद में उनमें इवोल्यूशन होता गया, तब जाके हो सकता है बॉडी मल्टी सेलुलर बनी हो, राइट। फिर आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने बोला कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक तो मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इन ऑटो और हेट्रो में भी वैरायटी है कि कोई कीमोसिंथेटिक शो कर रहा है, कोई फोटोसिंथेटिक शो कर रहा है, अलग, मतलब जिस भी तरीके से खाना मिले बस मिल जाए। कुछ एब्जॉर्प्टिव दिखा रहे हैं कि किसी भी चीज़ से सॉल्यूशन की फॉर्म में मिनरल्स को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसी में समझाया गया था व्हिटेकर के थ्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी क्या है? ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ऑर्गेनिज्म की। इनसे पहले किसी ने नहीं बताया था फाइलोजेनी के बारे में, अभी तक भी करेक्ट इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड आपको मिल गया, ठीक है, जैसे डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ है या उसका जीन सैंपल रखा हुआ है, कोई भी आपको फॉसिल रिकॉर्ड मिल गया, उस फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर स्टडी कर करके उसकी कार्बन डेटिंग टेक्निक के थ्रू आपने उसकी एज निकाल ली, उसमें कौन कौन से एवोल्यूशन हुए होंगे वो आपने निकाल लिया है। तो एक फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू आप मैक्सिमम डाटा कलेक्ट कर सकते हो। दिस इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कैसे किसी चीज़ में, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ कि कौन कौन सी फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता चला गया, कौन कौन सी डाइवर्सिटी आती गई, ये डाटा हमें मिलेगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से, फाइलोजेनी से। तो टोटली 100% अगर हम कहें तो हमें फाइलोजेनी नहीं मिल पाई है, बट मैक्सिमम फाइलोजेनी वी हैव गॉट। मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स, लाइफ फॉर्म्स के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चल चुका है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अभी कंप्लीटली सर्टेन नहीं है कि उसके बारे में आप कुछ भी बोल दोगे, नहीं, उसके बारे में टोटली नहीं बताया गया है। बट मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी बोलते हैं इसको, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये जो इतने सारे लॉजी आ गए हैं ना, ये लॉजी एक तरीके से उस फाइलोजेनी का ही पार्ट है, जिन टेक्निक्स के थ्रू आप किसी भी फॉसिल रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन गैदर करते हो कि उसमें क्या क्या हुआ होगा, कौन कौन से एवोल्यूशनरी फॉर्म्स हुए जनरेट जो उसमें किसी भी तरीके का चेंज आया, राइट। तो ये हो गया बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज भी एक्सेप्टेड है। क्यों है वाइडली एक्सेप्टेड? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया था। पहली बात यही, फाइलोजेनी इन्होंने समझा दी, ठीक है। इन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझा दिया, कौन से मल्टी होते हैं, कौन से यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा दे, किस किस तरीके का फूड इनटेक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है।
जितना पॉसिबल हो सका प्लांट और एनिमल किंगडम में से इन्होंने उतने तरीके के होमोजेनस ग्रुप्स को सेपरेट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो फंजाई थी जो इनसे पहले कहाँ चल रही थी, प्लांटी किंगडम में चल रही थी, फंजाई की फीचर्स के बिहाफ पर उसको सेपरेट किंगडम बना दिया, जिससे जो बहुत बड़ा ग्रुप था फंजाई का वो सेपरेट हो चुका, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। पहले यूग्लिना के साथ बड़ा तमाशा हो रहा था, वो ये था कि यूग्लिना का पता ही नहीं चल रहा था कि प्लांट है एनिमल है, इसलिए इसको दोनों किंगडम्स में रखा गया था, ठीक है। क्योंकि अगर ये धूप में जहाँ सनलाइट होती है तब तो ये फोटोसिंथेसिस करता था, ऑटोट्रॉफिक था। अगर कहीं ऐसे गड्ढे वड्ढे में जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है ऐसी जगह पे कहीं था तो वहाँ ये हाइड्रोट्रॉफिक मोड शो कर रहा था, तो दोनों के फीचर दिखा रहा था। सो ऐसी और भी बहुत सारी फीचर्स थे जिसकी वजह से यूग्लिना को दोनों किंगडम्स में रखा गया। इन्होंने यूग्लिना का भी एक सेपरेट कहानी बता दी, उसको यूनिसेलुलर यूकैरियोट का नाम दे दिया, ठीक है, उसके ऊपर, और उसको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया प्रोटिस्टा में, राइट। और भी था, मोनरा एक सेपरेट किंगडम बना दिया जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। तो ये तो एक बहुत बड़ी फीचर रही थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, इसीलिए वो आज तक भी एक्सेप्टेबल है, राइट, आज तक भी वो एक्सेप्टेबल है। बट वही वाली बात है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है, इसके भी ड्रॉबैक्स निकल आए। इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, अभी भी मोनरा प्रोटिस्टा जो किंगडम्स में उसमें कुछ हेट्रोजेनिसिटी है, यानी अभी इनमें से भी कुछ और चीज़ें या एक और किंगडम या कुछ अलग से निकाला जा सकता है, अभी इसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा, ठीक है। फाइलोजेनी हायर ऑर्गेनिजम्स में तो पॉसिबल है उनके इवोल्यूशनरी स्टडी को करने के लिए, बट लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अभी तक फाइलोजेनी क्लियर नहीं है। ये किसी भी तरीके से कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में नहीं बता पाए, यानी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक फॉर्म से तो ओरिजिनेट हुई होंगी, उसके बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वक्स, जिसको हम अब तो प्रोटिस्टा में इन्होंने रख दिया, पर इसके बारे में हम पढ़ते इसको प्लांटी में ही है, पर इसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं पता चली आज तक। और स्लाइम मोल्ड्स, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स की पोजीशन के बारे में भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। स्लाइम मोल्ड्स को इन्होंने उठा के रख दिया प्रोटिस्टा में, जबकि इसकी फीचर कैसी थी, इसकी फीचर थी फंजाई वाली, तो यहाँ भी बात अटक गई। कोई बात नहीं, यहाँ भी बात अटक गई तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी नेक्स्ट आ गया। अब वो क्या आया, 5 किंगडम के बाद नेक्स्ट आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बोला कि अभी तक 5 किंगडम्स आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब चलो भाई, जैसे आपने प्रोटिस्टा में से मोनरा निकाला था उसी तरीके से कुछ और करते हैं, हम कुछ और तूफानी करते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे हमारा ग्रुप था, मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, मोनरा, मोनरा एक किंगडम हो गया, राइट, प्रोटिस्टा एक किंगडम हो गया, इज इट ओके, फंजाई हो गया, प्लांटी, एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम दिए जा चुके थे।
विटिगर के थ्रू, राइट। अब इसमें भी कुछ अलग करते हैं। अब वो अलग क्या हुआ, वो अलग हुआ कि इन्होंने मोनेरा को, वो अलग ये हुआ कि इन्होंने मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया भाई। इन्होंने क्या कहा, मोनेरा को ही दो में डिवाइड कर देते हैं। इन्होंने मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया, ठीक। मोनेरा को कैसे डिवाइड किया, मोनेरा को एक को बना दिया इन्होंने यू बैक्टीरिया और एक को बना दिया आर्की बैक्टीरिया। राइट, क्या किया इन्होंने, इन्होंने मोनेरा को तोड़ दिया, मोनेरा को तोड़ के दो किंगडम बना डाले। अब वो दो किंगडम क्या हुए, वो दो किंगडम एक हुआ यू बैक्टीरिया और एक हो गया आर्की बैक्टीरिया। समझ रहे हो बात को। ये आइडिया आया किसको, पर प्रॉब्लम तो ये है ना, ये आइडिया आया किसको, तो ये आइडिया आया प्रपोज्ड बाय कार्ल वोस। ये आइडिया आया कार्ल वोस को, ठीक है, जिन्होंने कहा कि मोनेरा एक बहुत बड़ा किंगडम है, इस बहुत बड़े किंगडम में से कुछ तो सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा मोनेरा एक बहुत बड़ा किंगडम है, इसमें से हम कुछ और सेपरेट कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पर इन्होंने क्या बोला, एक हो गया यू बैक्टीरिया, एक हो गया आर्की बैक्टीरिया। ये यहीं शांत तो नहीं हुए, इन्होंने और भी कुछ कहा। अब वो और भी कुछ क्या था, इन्होंने कहा कि जैसे कि हमारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज चलती हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, इस तरीके से जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज चलती हैं, उसी ऑब्लिगेट कैटेगरीज के ऊपर एक और नई चीज़ ले आए, जिसको क्या कहा गया, डोमेन। इन्होंने नाम दे दिया डोमेन। जैसे कैरलस लिनियस सर ने किंगडम की बात कही थी, उसी तरीके से इन्होंने किसकी बात कर दी, डोमेन की बात कर दी, ठीक है। इन्होंने किसकी बात कर दी, डोमेन की। तो जैसे ऑब्लिगेट कैटेगरीज थी हमारी, किंगडम हो गई थी हमारी, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, इस तरीके से जो ऑब्लिगेट कैटेगरी थी, उसके ऊपर सबसे ऊपर आने वाले समय में जो ऑब्लिगेट कैटेगरी काउंट हो सकती है, उसको इन्होंने कहा डोमेन, यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप। उस डोमेन के हिसाब से इन्होंने क्या बोला, अब एक काम कर लेते हैं, एक डोमेन तो बन जाए ये, समझ रहे हो, एक डोमेन तो बन जाए ये यू बैक्टीरिया, ठीक है, एक डोमेन बन जाए ये आर्की बैक्टीरिया, और एक डोमेन बन जाए हमारा पूरा का पूरा ये। समझ रहे हो, इन्होंने पूरी की पूरी चीज़ को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। अब वो डोमेन्स क्या क्या हुए, इनके हिसाब से डोमेन्स बने 3, इनके हिसाब से डोमेन्स बने 3। अब वो कौन कौन से डोमेन्स बने, एक डोमेन बन गया यू बैक्टीरिया, ठीक है, एक डोमेन बन गया आर्की बैक्टीरिया का, राइट, एक और डोमेन आ गया यूकैरिया, ठीक है। अब अगर हम इन्हीं की बात करें तो इनके डोमेन्स के हिसाब से कौन कौन आ रहा है इस ग्रुप में, इनके डोमेन के हिसाब से कौन कौन इन ग्रुप्स में आ रहा है, दिस इज द मेजर क्वेश्चन, राइट। तो यू बैक्टीरिया में तो सिर्फ यू बैक्टीरिया ही आए सारे, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में भी सिर्फ आर्की बैक्टीरिया है, बट यूकैरिया के अंदर सारे यूकैरियोट्स आए, सारे मतलब फंजाई,
प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो सबसे बड़ा जो डोमेन बना वो बना यूकैरिया, क्योंकि सबसे बड़े डोमेन या यूकैरिया के अंदर सारे ही यूकैरियोट्स थे, जबकि ये सारे क्या प्रोकैरियोट्स थे। तो ये छोटे छोटे डोमेन्स बने, जबकि सबसे बड़ा डोमेन जो बना वो सबसे बड़ा डोमेन बना यूकैरिया। ठीक है, तो ये चीज़ किसने दी? ये चीज़ बोली कार्ल वोस अंकल ने। तो कार्ल वोस ने अपनी बात कह तो दी है, पर अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, तो उस हिसाब से अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मे बी पॉसिबल, पर ये आगे आ जाए सिलेबस में, राइट? तो ये भी पॉसिबल है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू 3 डोमेन्स मिले थे। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, और उसके अंदर ही इन्होंने डोमेन टर्म का इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है भाई, दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो इसको अच्छे से विद द हेल्प ऑफ योर NCERT, बिना NCERT के बैठोगे तो सब सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से दोबारा से वीडियो को देखना, समझना। इफ़ यू फाउंड एनी डाउट सो कमेंट मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्दी करेंगे, बट इसको आप प्रिपेयर करके रखिएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।